नमस्कार दोस्तों, मैं राजपाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चरण एजुकेशन क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपने लेकर आ गए हैं राजस्थान अध्ययन सीरीज की एक नई क्लास। और आज की अपनी क्लास में करेंगे राजस्थान अध्ययन के कक्षा 6 के अध्याय नंबर 6 को राजस्थान का भौतिक स्वरूप। कौन सा टॉपिक करेंगे? राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो ये क्लास बड़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्योंकि दोस्तों, जो राजस्थान अध्ययन है ना, उससे जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि आरबीएससी के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो राजस्थान अध्ययन की बुक से ही पूछे जाते हैं, जो कक्षा 6 से 12 तक की लगती है। तो इसलिए हम 6 से 10 तक का सार लेकर आए हैं। तो सभी साथी क्लास के अंत तक बने रहें। आपका ज़्यादा समय नहीं लेते, क्लास को करते हैं स्टार्ट। राज्य के मध्य में स्थित वह पर्वतमाला कौन सी है जो विश्व के प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है? तो कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। राज्य के पश्चिमी भाग की स्थिति है। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो कैसा है? मरुस्थलीय प्रदेश। राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग, राज्य का दक्षिणी पूर्वी भाग कैसा है? पठारी। राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैले विशाल मरुस्थल को क्या कहते हैं? राजस्थान के पश्चिमी भाग में फैले विशाल मरुस्थल को थार का मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल। अगला प्रश्न देखिए, भूसंरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया गया है? भूसंरचना के आधार पर राजस्थान के को 4 भौतिक भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 4। कौन कौन से हैं? थार का मरुस्थल है, अरावली पर्वत, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार। दोस्तों, आप इस क्लास में जितने भी प्रश्न करवाए जाएंगे आप साथ साथ में याद करते चले। चाहे प्रश्न को 2 बार रिवाइज करो, चाहे 3 बार, लेकिन क्लास में याद कर लो ताकि आपको राजस्थान अध्ययन की बुक उठानी न पड़े। विशाल थार का मरुस्थल राज्य के कितने जिलों में फैला है? थार का मरुस्थल दोस्तों राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर थार का मरुस्थल है? दोस्तों, राजस्थान के 61.11% भाग पर थार का मरुस्थल है। थार के मरुस्थल में राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? थार के मरुस्थल में राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत? 40% जनसंख्या निवास करती है। क्षेत्रफल कितना है? 61.11%। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल। विश्व का सर्वाधिक घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? तो एक ही नाम आएगा, थार का मरुस्थल। बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को क्या कहते हैं? बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले भाग को भारतीय महामरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय महामरुस्थल। बालुका स्तूप को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? बालुका स्तूप को स्थानीय भाषा में धोरे कहते हैं। क्या कहते हैं? धोरे। अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार कितने प्रतिशत है? अरावली पर्वतमाला का राजस्थान में विस्तार 9% है। राजस्थान का क्षेत्रफल अरावली पर्वतमाला कितना घेरती है? 9%। अरावली पर्वतमाला का दक्षिण में विस्तार कहाँ से माना जाता है? दक्षिण में कहाँ से स्टार्ट होती है अरावली पर्वतमाला? गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से। कहाँ से? गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से। अरावली पर्वतमाला का उत्तर में विस्तार कहाँ तक माना जाता है? दोस्तों, अरावली पर्वतमाला का उत्तर में विस्तार दिल्ली के रायसीना तक माना जाता है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। कितने भागों में? 2 भागों में। राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग माना जाता है। राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग
अरावली पर्वतमाला माना जाता है? कौन सा माना जाता है? अरावली पर्वतमाला। राजस्थान में अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है? राजस्थान में अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल अरावली पर्वतमाला को ही माना जाता है। मानसून को रोककर वर्षा कराने की दृष्टि से राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? तो दोस्तों, मानसून को रोककर वर्षा कराने की दृष्टि से राजस्थान की जीवन रेखा अरावली पर्वतमाला को कहते हैं। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं? अरावली पर्वतमाला को। राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? गुरु शिखर। 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। गुरु शिखर चोटी स्थित है। गुरु शिखर चोटी कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में। कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग कौन सी नदियों से निर्मित है? राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। राजस्थान राज्य में पूर्वी मैदानी भाग कितने प्रतिशत हिस्से में स्थित है? राजस्थान राज्य में पूर्वी मैदानी भाग 23% हिस्से में स्थित है। चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र का वह भाग जो उबड़ खाबड़ है कहलाता है? चंबल नदी के प्रवाह क्षेत्र का वह भाग जो उबड़ खाबड़ है वो बीहड़, डांग या उत्खान भूमि कहलाता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आता ही आता है। राजस्थान का सबसे उपजाऊ व सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? राजस्थान का सबसे उपजाऊ व सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है पूर्वी मैदानी भाग। कौन सा है? पूर्वी मैदानी भाग। राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या पूर्वी मैदानी भाग में निवास करती है? कितने प्रतिशत निवास करती है पूर्वी भाग में जनसंख्या? 40%। सही आंकड़ा है 39%, लेकिन ज़्यादातर 40 ही होता है एग्जाम में। छप्पन गांवों के समूह व 56 नदियों नालों से निर्मित मैदान क्या कहलाता है? 56 गांवों के समूह व 56 नदी नालों से निर्मित मैदान 56 का मैदान कहलाता है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को हाड़ौती का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश राजस्थान के 7% यानी कि 6.89% है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की मुख्यतः मिट्टी कौन सी है? कौन सी है? काली मिट्टी। कौन सी है? काली मिट्टी। राजस्थान में उड़िया व आबू का पठार स्थित है। राजस्थान में उड़िया पठार व आबू का पठार सिरोही में है। कहाँ पर है? सिरोही में। बोराट का पठार कहाँ स्थित है? गोगुंदा, उदयपुर से कुंभलगढ़, राजसमंद। गोगुंदा, उदयपुर व कुंभलगढ़, राजसमंद में बोराट का पठार स्थित है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में है। मेसा का पठार कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। ऊपरमाल का पठार स्थित है। ऊपरमाल का पठार कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा में। लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? सलुम्बर में, जैसमंद झील के पूर्व में। लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? सलुम्बर में, जैसमंद झील के पूर्व में। राजस्थान का वार्षिक वर्षा औसत कितना है? राजस्थान का वार्षिक वर्षा औसत 57.5 सेमी है। कितना है? 57.5 सेमी। राजस्थान में मुख्यतः कितनी ऋतुएं पाई जाती है? राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु, वर्षा ऋतु।
ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः औसत तापमान कितना होता है? ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः औसत तापमान 37 डिग्री से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है? राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म व धूल भरी हवाओं को लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू। लू सर्वाधिक किस जिले में चलती है? श्री गंगानगर जिले में सबसे ज़्यादा लू चलती है। याद रखना, आप प्रश्नों को याद कर लो। पश्चिमी राजस्थान की धूल भरी आंधियों की गति कितनी होती है? पश्चिमी राजस्थान में जो धूल भरी आंधियां चलती है उनकी गति होती है 140 किलोमीटर प्रति घंटा। 140 किलोमीटर प्रति घंटा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून में होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी में होती है। कहाँ होती है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान के कौन से हिस्से में सर्वाधिक वर्षा करता है? बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान के पूर्वी हिस्से में सर्वाधिक वर्षा करता है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा कहाँ होती है? अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला झालावाड़ है। कौन सा है? झालावाड़। राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है। लगभग 10 सेमी ही वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो स्थान है माउंट आबू। जिला पूछे तो झालावाड़, स्थान पूछे तो माउंट आबू, जहां पर 150 सेमी से भी अधिक वर्षा होती है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने सेंटीमीटर वर्षा रेखा के रूप में 2 भागों में विभाजित करती है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के रूप में 2 भागों में विभाजित करती है। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू। शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को कहते हैं, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? मावठ या पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा सर्वाधिक लाभकारी किस फसल के लिए होती है? तो किस फसल के लिए? गेहूं के लिए। ये था दोस्तों आज का अपना अध्याय नंबर 6। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लो। तभी आपको जब कल 7वां अध्याय आएगा तो आपको उस क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। इस क्लास की PDF पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल चारण एजुकेशन क्लासेस ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं कल नए क्लास के साथ। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।